नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो निश्चित तौर पर हर किसी को इससे समस्या रहती है। जी हां, बढ़ता वायु प्रदूषण हो, बढ़ता जल प्रदूषण हो, हर किसी तरीके से और किसी न किसी रूप में त्वचा संबंधित समस्याएं हमें हो ही जाती हैं। या फिर मौसम में बदलाव हो रहा हो तब कोई ना कोई समस्या त्वचा से संबंधित हमें हो ही जाती है। इसके अलावा और भी कई समस्याएं हैं जो त्वचा से संबंधित हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो एक दो दिन में ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें इग्नोर करना या नज़रअंदाज करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता। जी हाँ, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है और इसे नज़रअंदाज करना हमें एक बड़ी बीमारी की तरफ लेकर जा सकता है, एक बड़े खतरे की तरफ लेकर जा सकता है। आज इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि किस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और इसके अलावा सरकार कैसे आपके स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है। सरकार का प्रयास है हर स्तर पर आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, आपको अपने घर के पास सरकारी अस्पताल मिले और न सिर्फ अस्पताल हो बल्कि अस्पताल में तमाम सुविधाएं हो। आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार हर वो प्रयास कर रही है। सीएचसी हो या पीएचसी, केंद्रों पर सरकारी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। मरीजों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं, न सिर्फ इलाज की बल्कि दवाएं भी मुफ्त मरीजों को मिल रही हैं। इसके अलावा सरकार समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती रहती है। हमने देखा कि कोरोना काल में जिस तरीके से हमारा स्वास्थ्य ढांचा जो है उसके ऊपर काफी दबाव आया, सरकार ने उस दबाव के बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन उसमें किया और अपने आप को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश में सरकार दिखाई दी और बेहतर समय समय पर अपने आप को करती रही। तो हम बात आज करेंगे त्वचा संबंधित समस्याओं की। किस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हम सामान्यतः नज़रअंदाज कर देते हैं और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है या बड़ी बीमारी का वो इशारा हो सकते हैं या बड़ी बीमारी की तरफ हमें लेकर के जा सकते हैं। तो अपनी त्वचा के प्रति आप भी कितने जागरूक हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर्स का एक खास पैनल हमारे साथ होगा जो आपके सवालों का जवाब भी देगा और आपसे हम उनकी बात भी करवाएंगे। तो आप भी इस हमारे कार्यक्रम में जुड़ें। कुछ देर में हमारे टेलीफोन नंबर भी आपके लिए फ्लैश होंगे, उन पर आप हमें फ़ोन कीजिएगा और अपनी बात, अपनी राय, अपना कोई सवाल जो भी आप पूछना चाहें आपके डॉक्टर से आप वो पूछ सकते हैं। तो अपनी त्वचा के संदर्भ में आप कितने जागरूक हैं, कोई भी समस्या आपको अगर त्वचा से संबंधित हो रही है तो आप उसके बारे में हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर चेतना कपूर हैं, कंसल्टेंट स्किन स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ वो जुड़ गई हैं। डॉक्टर चेतना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक चीज़ सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि स्किन को लेकर के कौन सी चीज़ें आज के समय में ऐसी हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एयर पॉल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है वो कई मायनों में हमें इफेक्ट करता है, हमारे स्किन को इफेक्ट कर देता है। या फिर पानी में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो पानी को साफ़ करने के लिए डाली जाती हैं, तो उससे भी कई बार समस्याएं हमें हो जाती हैं। और बाहर धूप में निकलना हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो जाना हो, हर मौसम में मौसम के बदलने के साथ साथ हमारी त्वचा पर काफ़ी असर दिखने लगता है। तो आज आप हमें इस टॉपिक पर, इस विषय पर जितना ज़्यादा हमारे दर्शकों को जानना चाहिए या जागरूक होना चाहिए, आप हमें बताएं डॉक्टर चेतना। अरुण जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी मौसम हो तो एक चमड़ी ऐसा अंग है जो कि इंटरफेस पे रहता है। चाहे धूप हो तो भी सहेगा, अगर बहुत सर्दी हो तो भी चमड़ी पे सबसे पहले ही असर आएगा। अगर बहुत ठंड है, कोहरा पड़ रहा है, तो हमें पता है चमड़ी रूखी होगी। हाथ की सर्कुलेशन भी इतनी अच्छी नहीं रहती, पाँव की सर्कुलेशन भी अच्छी नहीं रहती। तो बहुत सारे मरीज आते हैं कि पाँव की उंगलियां फूल गई या हाथों की उंगलियां फूल गई, क्योंकि सर्कुलेशन ना होने के कारण वहां पे सूजन आ जाती है। तो बहुत ठंड में सबसे पहले हमें अपने हाथ और पाँव को अच्छे से कवर्ड रखना चाहिए। हमें चमड़ी में नमी बनी रहे इसके कारण बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए और नहाने के बाद कोई मॉइस्चराइजर या ऑयल लगाना चाहिए ताकि वो नमी बरकरार रहे। पानी का इंटेक भी हमें अच्छा रखना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि चमड़ी पे नमी तभी आएगी जब पूरे सर्कुलेशन में या पूरी बॉडी में वाटर इंटेक प्रॉपर होगा। तो वाटर इंटेक ठीक रखें और खाने में भी हम ऐसी चीजें खाएं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो, जैसे हरी सब्जियां, बिकॉज सर्दियों में हमें वैसे भी पता है कि हरी सब्जी बहुत अच्छी मिलती है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखते हुए अपने खुराक पे, खान पान पे
ध्यान रखना चाहिए अगर हमें चमड़ी को अच्छा रखना है तो। जैसे आ, आपने कहा जी कि कैसा माहौल है, अगर प्रदूषण है तो भी हमारी चमड़ी पे बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि प्रदूषण होने के कारण बहुत सारे केमिकल्स हमारी स्किन को एक्सपोज होते हैं। तो हमें अच्छे से मॉइस्चराइज करके सन प्रोटेक्शन रखना चाहिए अगर हम धूप में जा रहे हैं या फिर ऐसे एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं जहाँ हमें पता है कि एक बैरियर चाहिए हमारी जी चमड़ी पे, जी ताकि उसको डायरेक्ट इफेक्ट ना करे। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर चेतना, और आपने बहुत सही बात बताई कि इसमें एक जो सबसे ज़रूरी बात ये कि हमारा अगर वाटर इनटेक अगर बेहतर है और हम सही समय पर और पानी लगातार हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, तो वो अंदर से एक मॉइस्चराइज़र वो का काम वो करेगा, अंदर से एक नमी हमेशा हमारी बॉडी को देगा, तो जिससे बाहर से हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत फिर नहीं रह जाती है। हम इस डिस्कशन को आगे और बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर श्रुति कोहली भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर श्रुति, आपका भी बहुत स्वागत है इस खास थैंक कार्यक्रम यू। में। आप हमें समझाएं कि जो स्किन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति को अपनी त्वचा को लेकर किस तरीके से संजीदा होना चाहिए, खास तौर पर जब हम मौसम के बदलाव को देख रहे हों, या फिर आजकल हम देख रहे हैं कि शहर की हवा बहुत ज़्यादा गाड़ियां या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो हम जब बाहर जाते हैं तो हम अपनी त्वचा और अपने बच्चों की त्वचा को कैसे और किस रूप में संजीदगी के साथ उसका ध्यान रखें ताकि उससे कोई समस्या ना हो, डॉक्टर श्रुति? हाँ जी, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि जब भी हम बाहर जाते हैं सनस्क्रीन जरूर लगाना है, चाहे सर्दी है या गर्मी है। मेन जो मिसकंसेप्शन ये है कि लोग सोचते हैं कि सर्दी में तो धूप ही नहीं है तो सनस्क्रीन क्यों लगाना है। तो जो सन की रेज है वो तो उतना ही होती है, तो सनस्क्रीन तो बहुत जरूरी है। और अगर हम फिजिकल सनस्क्रीन और केमिकल का एक मिक्सचर लगाते हैं तो वो एक बैरियर रहता है जो हमें पोल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करता है। आजकल कुछ अच्छे ब्रांड्स में एंटी पोल्यूटेंट्स भी डाले जाते हैं जो हमें कुछ हद तक थोड़ा सा प्रोटेक्शन जरूर देते हैं हमारी स्किन को। बच्चों के लिए भी फिजिकल सनस्क्रीन सेफ रहते हैं। अगर हमें केमिकल सनस्क्रीन नहीं देने, वो तो देना ही नहीं होता है बच्चों को, लेकिन फिजिकल सनस्क्रीन हम लगा सकते हैं। और दूसरा तो कवर करके रखेंगे तो बेस्ट ही है। मतलब सनस्क्रीन लगाइए, साथ में अगर आप कवर कर सकते हैं अपने फेस को और हेयर को विद कैप्स और हैट्स और एनीथिंग, तो भी हार्मफुल पोल्यूशन से बचा जा सकता है। एंड रूटीन में जो 2 बार मुंह धोना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो आपका जो क्लेंजर है वो बिल्कुल माइल्ड होना चाहिए, पीएच स्किन फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि ड्राइनेस भी ना हो। और जब भी आप मुंह धोएं तो आपको मॉइस्चराइज भी करना है, गुड क्वालिटी मॉइस्चराइजर होना चाहिए। प्रेफरेबली अ क्रीम इज बेटर देन अ लोशन इन विंटर सीजन। तो वो जरूर 2 बार इमीडिएटली। और क्रीम लगाने का जो बेस्ट तरीका और टाइम है वो है कि विद इन 1 मिनट या 2 मिनट्स ऑफ वॉशिंग योर स्किन आपको क्रीम या ऑयल कुछ लगाना है, ताकि आपका स्किन का जो बैरियर है वो रिकवर रहे। बिल्कुल डॉक्टर श्रुति, अभी डॉक्टर चेतना ने भी एक बात का जिक्र किया था, क्योंकि सर्दी के मौसम में हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनके पैर ठंडे रहते हैं, वो गर्म नहीं हो पाते हैं और उनमें कहीं ना कहीं सूजन आ जाती है, और वो लाल होने लग जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें और इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है लोग ज़्यादातर शिकायत करते हैं। क्या आपके सामने भी ऐसी चीज़ें आती हैं? हाँ जी, हाँ जी, इसको चिलब्लेन्स कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन होता है। और इसमें जो मेन 2-3 चीजों का ही परहेज करना है। एक तो वही ठंडा पानी, ठंडी हवा। बाहर जाना है तो ग्लव्स और सॉक्स पहन के जाना होता है ऐसे पेशेंट्स को। ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना होता है। और बाकी हम कुछ क्रीम्स, मेडिकेटेड क्रीम्स और टैबलेट्स देते हैं जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। चलिए हम आगे इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं डॉक्टर चेतना आपके साथ, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, वो जुड़ गए हैं। विक्रम है झज्जर से। विक्रम, आप जुड़ गए हैं, कोई अपना सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम जी, हेलो आप पूछें। विक्रम, आप बोलें। सर। मेरे एक्चुअली में पैरों में ना इचिंग काफ़ी रहती है और इसकी वजह से ना काफ़ी 24 घंटे इचिंग रहती है। चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, कोई भी लोशन लगा लो, कुछ भी, लेकिन इचिंग जाती नहीं है सर, और वो फैलती जा रही है पूरे पैर में ना। आपने कभी डॉक्टर को दिखाया? कभी किसी डॉक्टर से मिले आप? मैंने एक बार डॉक्टर को दिखाया था, तो उन डॉक्टर ने कहा था कि जेनेटिक है ये, इस पे जितना इचिंग कंट्रोल करो, इचिंग ना रहे, इसकी सफाई रखो, सब कुछ रखा, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो रही है। कि यहाँ पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टर चेतना, आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं हमारे कॉलर को? सर, जैसे इन्होंने बताया कि पाँव की उंगलियों में हो रहा है, तो क्या ये ठंड में शुरू हुआ है? तो ये फिर चिलब्लेंस हो सकते हैं, क्योंकि चिलब्लेंस में
खुजली भी होती है। जब खून का संचार प्रॉपर नहीं होता और खून वहां पे इकट्ठा हो जाता है तो वहां पे पेन या इचिंग या इरिटेशन हो सकती है। और या फिर ये एक्जिमा भी हो सकता है, अगर ये कह रहे हैं कि जेनेटिक है तो जैसे फुट एक्जिमा भी सर्दियों में बहुत कॉमन होता है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस एंड स्किन ड्राई होने के कारण कट जाती है, कटने पे भी दुखती है और खुजली भी होती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि क्या ये सर्दियों में शुरू हुआ है, क्या ये कवर नहीं रखते हैं और क्या वहां पे दर्द भी है साथ में कि सिर्फ खुजली है। सो वील हैव टू सी कि ये कोई एक्जिमेटस चेंज है या फिर सर्कुलेशन ना प्रॉपर होने की वजह से चिल प्लेट्स हैं। विक्रम, अगर आप सुन रहे हैं तो अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम, आप जुड़े हमारे साथ। डॉक्टर चेतना, एक सवाल है कि अभी क्योंकि हम देखते हैं कि सर्दियों में अब गर्म पानी करने के लिए बहुत सारे लोग गीज़र का, इलेक्ट्रिक गीज़र का प्रयोग करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक रॉड का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत भी करी है कि रॉड के पानी से नहाने के बाद बॉडी में एक इचिंग और एक खारिश होना पूरी बॉडी में, इस तरीके की शिकायत अक्सर लोग करते हैं। क्या ये वाकई ऐसा कुछ साइंटिफिकली ये चीज़ें सामने आ रही हैं या आप लोगों के सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है कि लोग जब नहाने के बाद निकलते हैं तो उनकी बॉडी में खारिश जो है वो रहती ही रहती है, और अक्सर ऐसा सर्दियों में और ख़ासतौर पर गर्म पानी से और जो रॉड के या इलेक्ट्रिक गीज़र के पानी से जो नहाते हैं उससे उन्हें प्रॉब्लम? देखिए सर, बेसिकली इसमें बात नमी की है। अगर हम बहुत ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो शरीर पे अपनी नॉर्मल नमी होती है वो भी निकल जाती है। और जितना ज्यादा गर्म पानी होगा तो हमारे स्किन में जो बैरियर है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा रुके होने की वजह से अपने नॉर्मल मॉइस्चर्स को डिप्लीट कर देता है और इसको हम ज़ेरोटिक एक्जिमा कहते हैं। और ज्यादा गर्म पानी, चाहे वो रॉड का हो चाहे गीजर का हो, इट्स बेसिकली द टेम्परेचर। सो उनको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना चाहिए कि उनको ल्यूकवार्म वाटर से नहाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं गुनगुना पानी, ना हो ज्यादा ठंडा हो। क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप सर्दियों में ठंडे पानी से नहाएं, क्योंकि उससे फिर और दिक्कतें आएंगी। देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ जॉइंट पेन्स एल्डरलीज में। तो मैं ये कहूंगी कि आप गुनगुने पानी से नहाएं, बहुत ज्यादा लंबा शावर ना लें। इट शुड बी ए क्विक शावर और साथ में बहुत माइल्ड क्लेंजर्स यूज करें। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर बाथ आप जब 2-3 मग रह जाते हैं पानी के, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के वो अपनी बॉडी पे डालें और पैट करें, मतलब रगड़ के तौलिए से नहीं पहुंचना, लेकिन धीरे धीरे पहुंचे और उसको सिर्फ सोक करें ताकि आपकी नॉर्मल ऑयल की लेयर है वो शरीर पे रहे और आपको ये प्रॉब्लम कम हो। जी बिल्कुल डॉक्टर चेतना, हम डॉक्टर श्रुति आपके पास जाएं, लेकिन उससे पहले कुछ एक कॉलर्स हमारे साथ और जुड़ गए हैं। जय किशन है हमारे साथ झज्जर से और आशीष है गुरुग्राम से। पहले जय किशन, आपका सवाल हम ले लेते हैं, आप जुड़ गए हैं जी। मेरा सवाल है जी, मेरे पंजे के ऊपर एक्जिमा है। अच्छा, काले काले धब्बे से हैं, बहुत दवाइयाँ ले ली मगर जाता नहीं। ठीक है डॉक्टर श्रुति, आप कुछ सजेस्ट कर सकें? देखिए, वही बात है कि इसमें इनको एक बार तो कंसल्टेंट को विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 चीजें हैं इसमें, 3 ही चीजें हैं, या एक्जिमा हो सकता है या सोराइसिस है या फंगल इन्फेक्शन है। तो वो देखकर ही बता पाएंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है। प्रॉब्लम पेशेंट्स क्या करते हैं, वो 1 हफ्ता 10 दिन का दवा लेके छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा रिलैप्स होता है। प्रॉपर किसी भी चीज का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो अक्सर 1-2-3 महीना चलता है। तो वही सजेस्ट किया जाएगा इनको कि प्रॉपर एक कंसल्टेंट को दिखाएं, स्किन स्पेशलिस्ट जो हो, और फिर अपना ट्रीटमेंट टिल द एंड करें, बीच में मत छोड़ें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जय किशन। अगर आप सुन रहे थे तो आप किसी कंसल्टेंट से ज़रूर मिलें और अपने इलाज को पूरा अंत तक लेकर के जाएं, बीच में ना छोड़ दें, उससे भी समस्याएं हो जाती हैं। आशीष है गुरुग्राम से हमारे साथ। आशीष, आप जुड़ गए, अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। हाँ जी मैम, नमस्कार जी, बताएं। मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरी स्किन ना ड्राई है, तो सर्दियों में ना मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाती है, रेसेस टाइप में दिखने लग जाते हैं शकल पे। मुझे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? देखिए, पहली बात यही कि जब आप नहाएं तो वही ल्यूकवार्म पानी यूज करें, फिर एकदम मॉइस्चराइज कर लीजिए। और जो कपड़े भी पहनेंगे ना, तो आपके जो वार्मर्स और इनर है वो कॉटन होना चाहिए। फर्स्ट लेयर शुड बी कॉटन, फिर ऊपर आप ऊनी कपड़ा पहनेंगे। अगर आप डायरेक्ट ऊनी पहनेंगे तो ऊनी कपड़ों से भी बहुत लोगों को रैशेस होते हैं। और लूज पहनिए, अंदर का जो फर्स्ट लेयर ऑफ क्लॉथ है वो लूज होना चाहिए। और आप कोई भी एक सिंपल एंटी एलर्जिक टैबलेट लेके देख सकते हैं, अगर उससे ठीक होता है। नहीं तो अगेन आपके लिए भी यही सजेशन है कि एक स्पेशलिस्ट को विजिट करिए,
ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। बट जो बेसिक आप अपने लेवल पे कर सकते हैं वो ये है कि ऑयलिंग करिए, मॉइस्चराइजर यूज करिए, कोई भी अच्छा जो आपको सूट करे, और कपड़ों का ध्यान रखिए कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर श्रुति, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, जो क्योंकि बार बार इस पूरे डिस्कशन के दौरान डॉक्टर चेतना भी और डॉक्टर आपकी तरफ से भी, और एक चीज़ बड़ी कॉमन निकल कर के आ रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ड्राइनेस जो है वो बॉडी के अंदर से है या बाहर से है, वो कितना इंपॉर्टेंस रखती है इन चीज़ों में किसी भी हमारी प्रॉब्लम को लेकर, स्किन से रिलेटेड और अंदर से, जैसे डॉक्टर चेतना ने शुरुआत में बताया था कि पानी का हम इंटेक अगर अच्छा रखते हैं तो वो अंदर से ही एक नमी जो है बॉडी में बाहर आने, उसको भी अगर आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर सके, समझा सके हमें। आपको इसमें वही है कि मिनिमम 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर तो पीना ही है। जी। गर्मी में ये वाटर कंटेंट बढ़ सकता है, बट सर्दी में भी 3-4 लीटर पानी अगर आप पी ले तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और दूसरा वही है कि फ्रूट, और ये जो पानी है ना, ये सिर्फ वाटर में नहीं होता है, आप इसमें अपना टी या कोई जूसेस सब कुछ ऐड कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपका जो फ्लूइड इनटेक है वो इतना होना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि अच्छा प्लेन वाटर आपसे नहीं पिया जा रहा है, आप हनी एंड लाइम वाटर ले सकते हैं, या आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, या जो जूस पी सकते हैं जो डायबिटिक्स नहीं है, जिन्हें इशू नहीं है, वो फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। अगेन कैन जूसेस की बात नहीं हो रही है, फ्रेश जूसेस की बात हो रही है। तो ये सारा भी आपका वाटर इनटेक में ही ऐड होता है। तो अगर ये सब आम पेशेंट्स या आम जनता करने लग जाएगी तो वाटर इनटेक का समस्या नहीं रहेगा। एवरीवन विल रीच दैट 2 to 3 लीटर्स मिनिमम पर डे। बिल्कुल। और एक अपने साथ में बोतल रखेंगे हर पेशेंट और हर इंसान, अगर आपके साथ में बोतल पड़ी रहेगी तो आपको याद रहेगा और आप पिएंगे। मैं अपने हर पेशेंट को यही कहती हूँ कि कीप अ वाटर बॉटल विद यू ऑल द टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सलाह, एक बहुत ज़रूरी सलाह हमारे तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं कार्यक्रम को, तो पानी पीना भी कितना ज़रूरी है और न पीने की वजह से कई बार हमें किस तरीके की समस्याएं हो जाती हैं वो भी हमें जानना है। और सर्दियों में तो खासकर क्योंकि प्यास लगती बहुत कम है तो इसीलिए हम पानी पीते नहीं हैं, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर चेतना के पास जाएं, लेकिन उससे पहले 2 कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अविनाश हैं, अमित हैं हमारे साथ। पहले अविनाश, आपसे आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरा सवाल है सर, मेरे सर के पीछे भाग में ना, गर्दन की साइड पे, वहाँ पे सर दाने दाने से हैं। तो ये क्या सर एक्जिमा है या खुजली टाइप का है? आपने कभी किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया इस बात को लेकर अविनाश? हाँ सर, मैंने चर्म रोग विशेषज्ञ से दिखवाया था सर, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा था कि ये चर्म रोग नहीं है, ये वैसे नॉर्मल फुंसी वगैरह है। तो कब से है आपको? 2-3 महीने से सर। अच्छा, ये अभी 2-3 महीने से हुआ, इससे पहले कभी आपको हुआ ये? नहीं, फर्स्ट टाइम सर। ठीक है, डॉक्टर चेतना आप अगर कुछ सजेस्ट कर सके। पहले तो मैं जानना चाहूंगी, कह रहे हैं दाने हैं इनकी गर्दन पे? जी वो बता रहे हैं दाने हैं पिछले 2 से 3 महीने से। तो सर दाने अगर 2-3 महीने से हैं तो ये है तो चर्म रोग ही, लेकिन ये क्या चर्म रोग है ये देखना पड़ेगा। गर्दन पे दाने ये भी हो सकते हैं कि हाँ इनको किसी चीज से एलर्जी हो रही है, बिल्कुल। ये कोई निकल या मेटल एलर्जी भी हो सकती है अगर ये कोई चेन पहनते हैं। ये निकल सेंसिटिविटी बहुत कॉमन है। सेकेंडली, इट बीइंग विंटर्स, वुलन क्लॉथ की इरिटेशन से, डायरेक्ट टच ऑफ वुलन क्लॉथ्स कैन कॉज इरिटेशन और उसके कारण भी हो सकता है। अगेन अदर देन दैट, अगर कोई सबोरिक एक्जिमा है जिसे हम कहते हैं डैंड्रफ है, तो वो हेयर लाइन से आते आते गर्दन की तरफ भी आ सकता है, सोराटिक पैचेस भी हो सकते हैं। तो ये अगर दाना है आपको चमड़ी पे तो ये तो एक तरफ तो डायरेक्ट कर ही रहा है कि स्किन पे कोई या तो इरिटेशन है या कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई क्रॉनिक कंडीशंस है, लेकिन सोराइसिस या एक्जिमा। तो मैं ये कहूंगी कि इनको दोबारा से एक बार दिखाना चाहिए और पूरी से अपनी तकलीफ बतानी चाहिए कि किस चीज से ये दाने हो रहे हैं, किससे ये बढ़ते हैं, किससे ये कम होते हैं, और कुछ ऐसा है कि इनकी किसी सीजन में आके इसकी इरिटेशन बढ़ जाती है या फिर ड्राइनेस से बढ़ जाती है। इन सब चीजों को कोलिंग करेंगे तो डेफिनेटली इसका सोल्यूशन बेटर है। बिल्कुल। और अविनाश, आपको एक बार फिर से किसी कंसल्टेंट से मिलना चाहिए और अपनी बात को अच्छे तरीके से बता करके और आप इसको चेक कराएं और
इलाज इसका प्रॉपर रखें। और खासतौर पर जैसे डॉक्टर ने बताया कि आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, अगर कोई आप चेन पहनते हैं, किसी मेटल का कोई चेन है, तो आप उसको एक बार अवॉइड करके देखें। या कोई गर्म कपड़े अगर आप पहनते हैं ऐसे जो आपको डायरेक्ट उस जगह पर टच हो रहे हैं, हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि 2 महीने से आपने बताया तो जब से ठंड का मौसम कुछ शुरू हुआ होगा तब से आपको ये प्रॉब्लम हुई है, तो हो सकता है किसी आपको ऊनी कपड़े से ये प्रॉब्लम हुई हो। चलिए, अमित हैं अगले दर्शक हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। फिर उसके बाद एक और दर्शक जुड़े हैं, नरेश। अमित, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाहता कि पिछले 3-4 महीनों से मेरे पैरों पे ना सफेद चकत्ते से हो रहे हैं और मैंने दवाई भी ली है, लेकिन कुछ खासा असर नहीं पड़ा उससे। ठीक है, डॉक्टर श्रुति आप कुछ बता सके कुछ इस समस्या को कुछ एड्रेस? देखिए, सफेद दाग मेनली 2 वजह से होता है। एक तो जो फुलवेरी नाम की बीमारी होती है जिसको हम विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं, एक तो वो रहता है, और दूसरा कई बार सफेद चकत्ते जो हैं वो फंगल इन्फेक्शन में भी हो जाते हैं। तो अगेन इनके लिए भी यही गाइडेंस है कि इनको स्पेशलिस्ट को जाना पड़ेगा उनके पास, क्योंकि वही देख के बता पाएंगे कि किस किस्म के धब्बे हैं। पर दोनों ही सफेद दाग का बहुत अच्छा इलाज होता है, घबराने की बात नहीं होती है, लेकिन ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके बीमारी को जितना जल्दी पकड़ा जाएगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है अमित, हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। नरेश हैं अगले कॉलर हमारे साथ। नरेश, आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर जी, सर जी उंगली में प्रॉब्लम है जी मेरी। नहीं, किस तरीके की समस्या अगर आप बता सकते हैं? उंगलियां काम करते करते मुड़ जाते कई बार जी। अच्छा, हाँ जी सर। चलिए, वैसे आज ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर चेतना अगर आप कुछ सजेस्ट करें, काम करते करते उंगलियों का मुड़ जाना, ये किस वजह से हो सकता होगा, उनको क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए सर, काम करते करते उंगलियों का मुड़ जाना कुड बी एन आर्थराइटिक पेन। इनको जोड़ों की समस्या हो सकती है। और कई बार अगर मैं चमड़ी में ये लेके जाना चाहूँ तो कई बार सुन्नपन आ जाता है उनपे, कोई नस का कंप्रेशन हो सकता है, और अगर मैं चमड़ी से जोड़ना चाहूँ तो कुष्ठ रोग भी हो सकता है जी, क्योंकि उसमें भी नसें इन्वॉल्व होती हैं। कई बार कोई अल्नर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमारा हाथ है, अगर हम लेटरल साइड पे देखें तो अल्नर नर्व है, मीडियम साइड पे देखें तो रेडियल है, तो वील हैव टू सी कि कोई नर्व कंप्रेशन की वजह से हो रहा है या जॉइंट पेन की वजह से हो रहा है। अगर आर्थराइटिक पेन है और सर्दियों में या सुबह सुबह के टाइम ज्यादा होता है तो रूमेटॉइड की तरफ जाता है। तो ये चमड़ी के साथ ना लिंक होते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि अगर उंगलियों में बहुत दर्द है और चकत्ते भी आ रहे हैं शरीर पे, तो वो सोराइसिस में भी सोराइटिक आर्थराइटिस होता है। ठीक है। तो इनको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये मुड़ती उंगलियां किस वजह से हैं, जॉइंट्स की वजह से हैं या अकड़न की वजह से हैं या नसों के खिंचने की वजह से हैं। सो ये चीज देखते हुए फिर उनको उसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नरेश, उम्मीद करते हैं आपको आपका जवाब मिला होगा। सतपाल है अगले कॉलर हमारे साथ। सतपाल, आप जुड़ गए, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सतपाल जुड़ गया सर। हाँ जी, बताएं, आपका सवाल आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। सर मेरे पित्त की थैली में पथरी है। अच्छा। आज सर मेरा गैस बहुत ज्यादा बनती है, मतलब कुछ भी खाऊं पीऊं तो जब पेट में फारा रहता है गैस बनती है ज्यादा सर। ठीक है, डॉक्टर श्रुति, आप कुछ सजेस्ट कर सकें? वैसे ये हमारा आज का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी एक दर्शक जुड़े हैं तो उनका जवाब हम दे सकते हैं। गैस का मेन वजह ही पित्त की थैली में पथरी हो सकती है। इनको पहले तो अल्ट्रासाउंड करा के देखना पड़ेगा कि साइज वगैरह क्या है, और अगर इनको बहुत ज्यादा पेट में दर्द वगैरह होता है तो वही सर्जरी डिपार्टमेंट में जाकर इनको ऑपरेट कराना पड़ेगा। इनका गॉल ब्लैडर जो है वो निकाल दिया जाता है। आजकल बड़ी सेफ सर्जरीज होती हैं, और उसके बाद इनके ये जो गैस के और ब्लोटिंग के सिम्टम्स है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सतपाल। रिंकू है अगले कॉलर हमारे साथ। रिंकू, आप जुड़ गए, अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर नमस्ते सर। सर मेरा सवाल स्किन के लिए, मेरे सर फेस में बहुत ज्यादा दाने होते हैं। अच्छा, हाँ ये जी, हर तो किसी खास मौसम में, किसी खास मौसम में होते हैं रिंकू, या सारा साल रहते हैं? नहीं सर, ये जैसे ठंड में गर्मी में कभी भी हो जाते हैं, जैसे 2 महीने 1 आधे महीने दवाई लो तो ठीक हो जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद फिर अपने आप दोबारा उभर जाते हैं। ये कब से हैं, कब से हैं? सर ये तो शुरू से ही है। ये कई बार ऐसा है कि दवाई लेते रहता हूँ तो ठीक हो जाते हैं, फिर दवाई छोड़ी तो फिर दोबारा। ठीक है, डॉक्टर श्रुति। हाँ जी, मोस्ट लाइकली ये मुझे कील मुहासे लग रहे हैं। इनका एज क्या है पेशेंट का, एक बार आप अपनी एज बता पाएंगे रिंकू? 29
29। हाँ, तो मोस्ट लाइकली कील मुहासे हैं जिनको हम पिंपल्स भी कहते हैं। तो इनको वही बात है कि प्रॉपरली अपना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और कई बार ये लोग स्टेरॉइड क्रीम्स लगाते हैं, तो होपफुली ये वो ना लगा रहे हो जिसकी वजह से टेम्पररी दाने तो दब जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम बंद करते हैं तो वो दोबारा उतने के उतने आ जाते हैं। तो ये सब नहीं करके प्रॉपर दिखाइए, और प्रॉपर एक ट्रीटमेंट हम पिंपल्स का 3-4 महीने का करते हैं जिससे जड़ से पिंपल्स खत्म होते हैं। तो ऐसी ये प्रॉब्लम नहीं है कि जो लंबी चल जाए। बेसिकली आपका प्रॉब्लम क्रॉनिक हुआ इसलिए कि आपने ढंग से ट्रीटमेंट शायद नहीं लिया है। और ये और अगर क्योरेबल आप है। क्रीम्स लगा रहे हैं तो वो प्लीज बंद करें और डॉक्टर को दिखाइए। जी रिंकू, उम्मीद करते हैं कि आपको सही गाइडेंस आपको मिली होगी। पिंकी है एक और कॉलर हमारे साथ। पिंकी, आप जुड़ गई हैं, अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी सर जी, मेरे हस्बैंड को ना शाम को जैसे एलर्जी सी होती है त्वचा पर, जैसे खुजली करते हैं वैसे ही जैसे दाफड़ से पड़ जाते हैं वहाँ पे, जैसे खुजलाते हैं ना वैसे ही। डॉक्टर चेतना, आप कुछ सजेस्ट कर सकें, कुछ गाइड कर सकें? इनको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, जिसको हम जैसे नॉर्मल टर्म में धाफड़ या छपाकी कहते हैं। कई बार ये किसी जैसे सर्दियों के टाइम पे हम कह देते हैं कि कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया है, ठंड के कारण भी हो सकता है, और कई बार किसी चीज के खाने से होता है। सो इसमें इनको कोई एलर्जी टेस्ट करवा के भी देख लेना चाहिए कि इनके IgE लेवल्स ना बढ़े हों, इनके नॉर्मल एलर्जिक सेल्स ना ज्यादा हों, और साथ में फूड रिलेटेड एलर्जीज भी कई बार होती हैं। सो ये कितनी देर से इनको ये एलर्जी चल रही है और किस चीज से ये बढ़ती है, इनको ये ध्यान रखना चाहिए। और कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट से कि कहीं इनके लिवर फंक्शंस में कोई डिरेंजमेंट तो नहीं है, किडनी फंक्शंस में डिरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि उन सब चीजों से भी अर्टिकेरियल रैश होता है। एक नॉर्मल ब्लड काउंट, IgE लेवल्स और नॉर्मल किडनी फंक्शन और ये सारे टेस्ट कराने से हमें पता चल जाएगा कि कोई ऑर्गन तो नहीं इन्वॉल्व, या फिर ये नॉर्मली सेंसिटिविटी एलर्जिक है और IgE लेवल्स बढ़ने पे इसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाता है दवा देके, जिससे वो बेटर हो जाता है। चलिए, एक और कॉलर है हमारे साथ, वैभव जैन है राजस्थान से। वैभव, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मार्च 21 से हाथ पे वाइट स्पॉट हो रहा है। पहले वाइट स्पॉट हुआ हाथ पे। ठीक है, आगे बताएं निर्भय। हाँ जी, मेरे मार्च 21 से हाथ पे वाइट स्पॉट चालू हुए थे। तो ये हाथ हथेली पे दोनों पे है, फिर उसके बाद पैर में चालू हो गए और धीरे धीरे ऊपर की साइड पैर में बढ़ रहे हैं, और ये सिर पे भी हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर श्रुति, आप कुछ बता सके, गाइड कर सके? हाँ जी, ये मोस्ट लाइकली ल्यूकोडर्मा या फुलवेरी है, जिसको हम विटिलिगो भी कहते हैं। जो इनकी जो है वो प्रोग्रेसिव डिजीज है। जिस तरह से पैचेस बढ़ रहे हैं, तो अगेन यही सजेशन है कि प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए और अपना ट्रीटमेंट करिए। आजकल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, हम पैचेस को अच्छे से रोकथाम कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस की भी आजकल जरूरत नहीं होती। लेकिन ट्रीटमेंट प्रॉपर लीजिए और इनमें कलर भी अच्छे से आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मत करिए। जी, मैं अब आखिर में हमारे तमाम दर्शकों का शुक्रिया, लेकिन डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर चेतना, आप दोनों ही से केवल 15-15 सेकंड में मैं चाहता हूं कि कुछ टिप्स जो हैं हमारे तमाम दर्शकों को आप दें, क्योंकि अब सर्दी का ऐसा मौसम, ऐसा पीक है कि कुछ दिनों के बाद अब सर्दी धीरे धीरे कम होना शुरू होगी और फिर मौसम का एक बदलाव आएगा और हम एक नए बदलते मौसम को झेलेंगे और देखेंगे, तो उससे भी समस्याएं हो सकती है। तो हमें अभी से ही कौन सी अपनी तैयारी रखनी चाहिए? केवल 15 सेकंड में डॉक्टर श्रुति, आपसे शुरू कर रहे हैं। बस सब दर्शकों से यही है कि अपना डाइट, अपना खान पान का ध्यान रखें और एक्सरसाइज जरूर करें, बिकॉज एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी, स्पेशली योगा। प्राणायाम जरूर करिए, वो आपकी इम्यूनिटी अच्छा करता है, आपका स्किन और हेयर ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा अगर ये चीज का ध्यान रखें तो। डॉक्टर चेतना, आप अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ को साथ में लेते हुए अपने एक दिनचर्या को अच्छा बनाइए, जिसमें एक्सरसाइज भी हो, खान पान का रेगुलेशन हो, आप खाने का टाइम होना चाहिए, सोने का टाइम होना चाहिए। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो हमारी इम्यूनिटी डेफिनेटली बेटर होती है, हम किसी भी बीमारी को झेलने के लिए सक्षम रहते हैं और लंबी देर तक वो हमें घायल नहीं कर पाती। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चेतना एंड डॉक्टर श्रुति, आप दोनों का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस बेहद ज़रूरी टॉपिक पर, बेहद ज़रूरी विषय पर बात करने के लिए। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।